जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक कंपनी बनाने में। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ पैसा नहीं कमाती बल्कि जिसका एक मकसद है। तो फिर सबसे बड़ा डर क्या होगा? यही ना कि आपके जाने के बाद उस मकसद का क्या होगा। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे एक फाउंडर का विजन उनके बाद भी जिंदा रह सकता है? ये सवाल बहुत बड़ा है और जॉन अब्राहम्स की किताब फ्रॉम फाउंडर टू फ्यूचर इसी का जवाब देती है। लेकिन इसका जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल पेश करती है जो बिजनेस की दुनिया के सारे पुराने नियमों को ही बदल देता है। तो फिर एक ऐसी विरासत बनाने का राज क्या है जो हमेशा टिकी रहे? किताब कहती है कि जवाब किसी एक करिश्माई लीडर में नहीं है, नहीं, बल्कि ये छुपा है कंपनी के डिजाइन में, उसकी बनावट में। और ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, ये तो बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए चलाने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया मॉडल सामने रखती है। अच्छा, तो इस सफर की मंजिल आखिर दिखती कैसी है? इस रोड मैप का मकसद है एक खास तरह की कंपनी बनाना। किताब इसे नाम देती है कॉमनवेल्थ कंपनी। हो सकता है ये नाम सुनने में नया लगे, पर यकीन मानिए इसके पीछे जो आइडिया है ना, वो बिजनेस की दुनिया में भूचाल ला सकता है। चलिए देखते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, एक कॉमनवेल्थ कंपनी 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला है साझा मालिकाना हक, मतलब कंपनी का मालिक सिर्फ फाउंडर नहीं बल्कि हर कर्मचारी है। दूसरा है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी कि फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाते, सब मिलकर लेते हैं। और तीसरा एक प्रोटेक्टेड सोशल मिशन। इसका मतलब यह है कि कंपनी का मकसद कानूनन इतना पक्का कर दिया जाता है कि मुनाफे का लालच उसे डिगा ना सके। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक ऐसी कंपनी बनती है जो खुद ब खुद चलती है, अपने दम पर। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बातें या किताबी आइडिया नहीं है। पब्लिशर्स वीकली जैसी बड़ी संस्था ने इसे एक ज्यादा डेमोक्रेटिक वर्कप्लेस के लिए एक जबरदस्त गाइड कहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कर्मचारी की बात का वजन हो, उसकी आवाज सुनी जाए। ये मॉडल ठीक उसी की नींव तैयार करता है। तो सवाल फिर वही आता है कि एक नॉर्मल टॉप डाउन कंपनी को इस नए मॉडल में ढाला कैसे जाए। देखिए, ये काम रातों रात तो होने वाला नहीं है। किताब के हिसाब से ये एक सफर है जिसमें 5 बहुत जरूरी पड़ाव आते हैं, और इन पड़ावों से गुजरते हुए कंपनी का, आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा डीएनए ही बदल जाता है। जी हां, सिर्फ 5, कुल 5 बड़े बदलाव। और यही 5 कदम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जान है, उसका दिल है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये 5 बदलाव आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत होती है लीडरशिप से, जहां फाउंडर अपनी मशाल अगली पीढ़ी को सौंपता है। इसके ठीक बाद ओनरशिप, यानी मालिकाना हक, एक इंसान के हाथ से निकलकर सब में बंट जाता है। और जब ओनरशिप बंटती है तो जाहिर है कंट्रोल भी बढ़ता है, और जो टॉप डाउन वाला सिस्टम था उसकी जगह डेमोक्रेसी ले लेती है। इस नए सिस्टम में कंपनी का जो मिशन है उसे कानूनी तौर पर सिक्योर कर दिया जाता है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बिजनेस सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन नहीं रहता, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाली ताकत बन जाता है। सुनने में तो ये 5 बदलाव कमाल के लगते हैं ना, लेकिन सवाल फिर वहीं आके अटक जाता है, ये सब होगा कैसे? इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो अच्छी बात यह है कि ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे करना है। मतलब एक पूरा एक्शन प्लान भी देती है। और ये एक्शन प्लान 7 स्टेप्स में बटा हुआ है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी गाइड है जो इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान बना देती है। तो चलिए इस प्लान के कुछ सबसे जरूरी स्टेप्स पर नजर डालते हैं। इस प्लान का तीसरा स्टेप, और शायद सबसे पेचीदा स्टेप भी यही है, वो है मालिकाना हक को बांटने का सही कानूनी और फाइनेंशियल रास्ता चुनना। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही ये तय होता है कि कंपनी का भविष्य कागज पर, मतलब लीगली, कितना मजबूत होने वाला है। इसके लिए मोटे तौर पर 3 मॉडल बताए गए हैं। पहला है वर्कर कोऑपरेटिव। इसमें कर्मचारी ही सीधे सीधे कंपनी के मालिक होते हैं और एक मेंबर एक वोट का सीधा सा नियम चलता है। दूसरा है ईओसोप। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है जो उनके हिस्से के शेयर अपने पास रखता है। और तीसरा है ईओटी, जहां फाउंडर अपने शेयर एक ट्रस्ट को बेच देता है और वो ट्रस्ट कर्मचारियों के फायदे के लिए काम करता है। हर मॉडल के अपने प्लस माइनस हैं। अब आते हैं 5वें स्टेप पर, जो है मिशन को बचाना। इसका मतलब है कंपनी का जो सोशल मकसद है उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाना।
अब सवाल उठता है कि ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई नया मालिक या बोर्ड सिर्फ मुनाफे के चक्कर में कंपनी के असली मकसद को ही खत्म न कर दे। मिशन को पक्का करने के लिए कई लीगल टूल्स मौजूद हैं, जैसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बदलाव करना या फिर एक मिशन लॉ क्लॉज डालना जो मकसद को हमेशा के लिए ताला लगा देता है। बी कॉर्प जैसा सर्टिफिकेशन लेना भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो कंपनी को सोशल और एनवायरमेंटल जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह बनाता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ कानूनी ढांचा और नियम बदल देना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब कंपनी का कल्चर बदलता है। एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर कर्मचारी सिर्फ अपनी नौकरी नहीं करता बल्कि एक मालिक की तरह सोचता है, एक मालिक की तरह जिम्मेदारी लेता है। एक मजबूत ओनरशिप कल्चर बनाने की शुरुआत होती है सही माइंडसेट से। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारियों को इक्विटी के बारे में सिखाया जाए ताकि वो समझे कि कंपनी में उनका हिस्सा क्या है और उसकी क्या कीमत है। और ये तभी हो सकता है जब पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, खासकर फाइनेंशियल मामलों में। जब सब कुछ खुला होता है तो सबकी जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। और हाँ, इस पूरे सफर में बाहर के सलाहकारों की मदद लेना भी काफी फायदेमंद रहता है। और ये किताब सिर्फ अच्छी बातें नहीं करती बल्कि जमीनी हकीकत से भी जुड़ी है। जैसा कि प्रैक्सिस कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा है, इसमें इसके काम करने के तरीके, इसकी ताकतों और इसकी चुनौतियों पर भी बिल्कुल साफ चर्चा है। ये इस बात का सबूत है कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो मुश्किलों से मुंह नहीं मोड़ती। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये किताब सिर्फ एक सपना नहीं दिखाती, ये एक ऐसा बिजनेस बनाने का पूरा नक्शा देती है जो लंबे समय तक चले और जिसमें सब शामिल हों। ये वैल्यूज पर आधारित एक रोड मैप है जो साबित करता है कि अच्छा काम करना और अच्छा पैसा कमाना, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक साझा भविष्य की तरफ हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? और ये सवाल सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान के लिए है जो बिजनेस की दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है।